अगर आप ये वीडियो स्किप कर रहे हैं तो शायद आप एग्जाम में नंबर खोने वाले हैं। आप भी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं और अगर आपको चाहिए एक सही दिशा तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। वेलकम टू विद्या सेतु। यहाँ आपको मिलेगा कंप्लीट सिलेबस इन स्मार्ट वे, फास्ट रिविजन टेक्निक्स, एग्जाम फोकस स्ट्रैटेजी और वो हर चीज जो आपको टॉपर बना सकती है। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास कोई साधारण क्लास नहीं है। आज हम भूगोल के उन सभी टॉपर नोट्स का एक्सरे करने वाले हैं जहां से सीधे सवाल छपते हैं। अक्षांश रेखाओं से लेकर दुनिया की स्थानीय पवनों तक आज हम हर कॉन्सेप्ट को ऐसे डिकोड करेंगे कि आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। बिना रटे कहानियों और ट्रिक्स के जरिए भूगोल को अपनी मुट्ठी में करने का समय आ गया है। तो दोस्तों चलिए इस एक्सरे की शुरुआत एकदम बेसिक से करते हैं। अगर हम भारत के एक विशाल नक्शे को अपने दिमाग में लाएं तो सबसे पहले नजर उन लकीरों पर जाती है जो पूरे नक्शे को एक ग्रिड में बांटती हैं। अक्षांश या लैटिट्यूड्स वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाती हैं, है ना? एग्जैक्टली और इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारा देश नीचे गर्म जलवायु से शुरू होकर ऊपर उपोष्ण यानी थोड़े ठंडे इलाके तक फैला हुआ है। और जो खड़ी लाइनें हैं, देशांतर या लॉन्गिट्यूड्स, वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। एग्जैक्टली मतलब पश्चिम से पूर्व के बीच लगभग 30 डिग्री का भारी अंतर है। अब अगर नक्शे के बिल्कुल बीच देखें तो एक अहम रेखा गुजरती है। हाँ, मैं समझ गई। कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है। ये भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बिल्कुल। और इनको याद रखने के लिए एक बहुत ही पॉपुलर ट्रिक है जिसे कई स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं, मगरमच्छ झपटा। अरे वाह, ये तो बड़ी मजेदार ट्रिक है। मतलब म से मध्य प्रदेश, ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मिजोरम, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल और ट से त्रिपुरा। सही पकड़ा आपने। कर्क रेखा की तरह ही एक और रेखा है जो हमारी घड़ियों का समय तय करती है। भारत का मानक समय यानी IST 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर से तय होता है। अच्छा, जो प्रयागराज के नैनी या मिर्जापुर के पास से गुजरती है। बिल्कुल। और ये ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ये कुल 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। मैं सोच रही थी अगर हम इन दोनों रेखाओं मतलब कर्क रेखा और मानक समय रेखा को नक्शे पर एक साथ देखें तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटती भी होंगी। हाँ, और यहीं से एक शानदार विजुअल बनता है एग्जाम के लिए। जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो एक क्रॉस हेयर बनता है, बिल्कुल किसी स्नाइपर गन के निशाने की तरह। ये जंक्शन छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में बनता है, जो अच्छों को फंसा देता है। हाँ, मैं समझ गया। माही नदी वाला ट्रैप। माही नदी अपनी भौगोलिक ढलान के कारण कर्क रेखा को एक बार नहीं बल्कि घूमकर 2 बार काटती है। और इसी से जुड़ा एक और फैक्ट है कि झारखंड की राजधानी रांची एकदम कर्क रेखा के ऊपर ही स्थित है। ये तो सच में फंसाने वाला सवाल है। अब अगर हम देश के अंदर की इन रेखाओं से बाहर निकलकर बाहरी सीमाओं की बात करें तो वहां भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। बिल्कुल है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, जो 4096 किलोमीटर लंबी है। इतनी लंबी? लेकिन वो तो नक्शे में इतना बड़ा नहीं दिखता। इसका कारण ये है कि वहां ढेर सारे दलदल और नदियां हैं जो सीमा को बहुत टेढ़ा-मेढ़ा और घुमावदार बना देती हैं। वहीं सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है, मात्र 106 किलोमीटर, जो लद्दाख क्षेत्र में लगती हैं। और इन सीमाओं के लच्छाते लिए जो अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं खींची गईं, उनका इतिहास जानना भी तो जरूरी है ना? सही कहा। 1896 में भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा खींची गई थी। फिर 1914 में शिमला समझौते के तहत भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा बनी और 1947 में विभाजन के समय रेडक्लिफ रेखा आई। यहाँ एक नाम ऐसा है जो किसी भी इंसान को भारी कंफ्यूजन में डाल सकता है, पाक जल संधि या पाल्क स्ट्रेट। नाम में पाक सुनकर कोई भी इसे पाकिस्तान टिक कर देगा और एग्जामिनर यही चाहता है। लेकिन पाक जल संधि का पाकिस्तान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच का समुद्री रास्ता है। इसका नाम ब्रिटिश गवर्नर रॉबर्ट पाल्क के नाम पर रखा गया था।
तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है स्टूडेंट्स के लिए। इन खींची हुई सीमाओं के अलावा हमारी कुछ प्राकृतिक दीवारें भी हैं, जैसे उत्तर में खड़ा विशाल हिमालय। बिल्कुल, लेकिन हिमालय को अक्सर नवीन वलित पर्वत या यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। हाँ, ये बात मुझे हमेशा थोड़ी अजीब लगती है। कोई पहाड़ जो लाखों साल पुराना है, वो नवीन या यंग कैसे हो सकता है? ये भूविज्ञान के टाइम स्केल का कमाल है। इसे एक कागज के उदाहरण से समझते हैं। अगर एक कागज को टेबल पर रखकर दोनों तरफ से अंदर की ओर धकेला जाए तो कागज बीच से मुड़कर ऊपर उठ जाएगा, है ना? अच्छा, तो मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स भी ऐसे ही टकराई थीं? बिल्कुल। यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। पृथ्वी के इतिहास में ये घटना हाल ही की है, इसीलिए ये यंग है। इसमें ट्रांस हिमालय सबसे पुराना हिस्सा है, जहां केटू चोटी है और हिमाद्री में एवरेस्ट जैसी चोटियां हैं। और क्योंकि ये पहाड़ अभी भी दबाव में हैं, तो इनके बीच में कुछ दरारें या फॉल्ट लाइंस भी पाई जाती होंगी? एकदम सही। वृहद और मध्य हिमालय के बीच जो फॉल्ट है उसे MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। हाँ। और मध्य और शिवालिक हिमालय के बीच की दरार को MBF यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है। अच्छा, तो दक्षिण और मध्य भारत के पहाड़ों की कहानी क्या है? मतलब क्या अरावली पर्वत भी ऐसे ही टकराने से बने हैं? नहीं, अरावली की कहानी हिमालय से बहुत पुरानी है। ये कभी हिमालय जितना ही विशाल हुआ करता था, लेकिन करोड़ों सालों की मौसम की मारने से घिस गया है। अब यह सिर्फ एक अवशिष्ट या रेलिक्ट पर्वत रह गया है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। और विंध्याचल और सतपुड़ा? वो ब्लॉक पर्वत हैं। जब जमीन के दो बड़े हिस्से अपनी जगह पर रहें और उनके बीच की जमीन नीचे धंस जाए तो अगल बगल के हिस्से पहाड़ जैसे लगते हैं। इसी धसी हुई जमीन को रिफ्ट वैली कहते हैं और विंध्याचल व सतपुड़ा के बीच की इसी दरार से नर्मदा नदी बहती है। अरे वाह, ये तो पूरा एक सिस्टम है। और जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर आपस में मिलते हैं, उस जंक्शन को नीलगिरी या ब्लू माउंटेन कहते हैं ना? बिल्कुल। और इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। इन पहाड़ों के किनारों पर जो तटीय मैदान हैं, उनके भी नाम हैं। पश्चिमी तट को कोंकण, कन्नड़ और केरल में मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट अपने कयाल या बैकवाटर्स के लिए मशहूर है। और पूर्वी तट पर? वहां उत्तरी सरकार है और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। इस कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मानसून से सर्दियों में बारिश होती है। थोड़ा समुद्र की ओर जाएं तो डिग्री चैनल्स द्वीपों को बांटते हैं। 8 डिग्री मालदीव मिनिकॉय को, 9 डिग्री मिनिकॉय लक्षद्वीप को और 10 डिग्री अंडमान निकोबार को। तटीय इलाकों से जुड़े दो बहुत ही खास फैक्ट्स मुझे याद आ रहे हैं। पहला, केरल के मालाबार तट पर जो बालू मिलती है उसे मोनोजाइट बालू कहते हैं, जिसमें रेडियो एक्टिव थोरियम का भंडार है। बिल्कुल। और दूसरा ये कि अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम सैडल पीक है। सही कहा। अब पहाड़ों और ढलानों को समझ लिया तो ये समझना आसान होगा कि यहाँ से नदियाँ कैसे बहती हैं। नदियों में एक टर्म बहुत आता है, पूर्ववर्ती नदियाँ या एंटीसीडेंट रिवर्स। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये वो नदियां हैं जो हिमालय के पैदा होने से भी पहले से वहां बह रही हैं, जैसे सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। एकदम सही। सोचिए, एक तरफ जमीन ऊपर उठकर पहाड़ बन रही थी और दूसरी तरफ ये नदियों से आरी की तरह काट रही थी। इसीलिए इन्होंने ऊंचे पहाड़ों को काटकर गहरी वी आकार की घाटी या गार्ज बना दिए हैं। सिंधु नदी तंत्र को समझना भी एक पूरा गणित है। उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी नदियों का क्रम याद रखने की एक बेहतरीन ट्रिक है झया, छी, राव्या, सायज, यानी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। और इस पानी का बंटवारा 1960 के सिंधु जल समझौते से होता है। ऊपर की 3 नदियों का 20% पानी भारत इस्तेमाल करता है और नीचे की 3 का 80%। व्यास पूरी तरह भारत में ही बहती है। और अगर पूर्व की ओर देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम सफर के साथ बदलते रहते हैं। मतलब तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। और असम में इसकी रफ्तार धीमी होने से दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनता है, माजुली। गंगा तंत्र पर आएं तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनती हैं। हाँ, और इसके बाएं तट से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा मिलती हैं। दाएं तट से यमुना, सोन और पुनपुन। इनमें कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये गाद लाकर अपना ही रास्ता बदल लेती है।
और सोन नदी का मामला तो बीपीएससी का वीवीआई सवाल है। अच्छा, ऐसा क्या खास है सोन नदी में? सोन नदी ढलान के कारण दक्षिण से उत्तर की ओर मतलब उल्टी दिशा में बहकर दानापुर में गंगा से मिलती है। अरे, ये तो बहुत बड़ा ट्रैप है। एक और सवाल जो हमेशा कंफ्यूज करता है, पश्चिमी तट की नदियां एस्चुअरी बनाती हैं और पूर्वी तट की नदियां डेल्टा बनाती हैं। ऐसा क्यों? इसे एक रैंप और पेड़ की जड़ों से समझिए। पश्चिमी घाट में कठोर चट्टानें और तेज ढलान है, तो नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां एक तेज रैंप की तरह सीधे समुद्र में गिर जाती हैं। इसे एस्चुरी कहते हैं। और डेल्टा के मामले में नदी फैल जाती है। बिल्कुल। पूर्वी तट की नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का बहाव मैदानों में धीमा हो जाता है। समुद्र में मिलने से पहले ये पेड़ की जड़ों की तरह कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं और डेल्टा बनाती हैं। समझ गए। नदियों में लूनी नदी भी है जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है क्योंकि इसमें साल भर पानी रहता है। सही है। अब जब नदियां रुकती हैं या गिरती हैं तो झीलें और जलप्रपात बनते हैं। जम्मू कश्मीर की वूलर टेक्टोनिक झील है और केरल की वेम्बनाड में नौका दौड़ होती है। खारे पानी की चिल्का भारत का सबसे बड़ा लैगून है। लेकिन इन सब में महाराष्ट्र के लोनार झील की कहानी सबसे रोमांचक है। ये एक विशाल उल्कापिंड के गिरने से बेसाल्टिक चट्टान में गड्ढा होने से बनी है, एक क्रेटर झील। और मणिपुर की लोकटक झील, जहां दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क क्यूबुल लामजौर मौजूद है। हाँ, वो तैरता हुआ पार्क कोई ठोस जमीन नहीं है, बल्कि फुमड़ी से बना है। मतलब सड़ती हुई वनस्पति और मिट्टी का एक बहुत मोटा स्पंज का गद्दा जो पानी पर तैरता रहता है। बिल्कुल सही। और जलप्रपातों की बात करें तो कर्नाटक में वराही नदी पर कुंचिकल भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 455 मीटर, और शरावती नदी पर जोग जलप्रपात है। इन नदियों के पानी का सही इस्तेमाल करने के लिए बहुउद्देश्य परियोजनाएं भी तो हैं, जैसे 1948 में बनी दामोदर घाटी परियोजना जो अमेरिका के टेनेसी घाटी मॉडल पर थी। हाँ, और ओडिशा में महानदी पर हीराकुंड मिट्टी का सबसे लंबा बांध है। भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर एक कंक्रीट बांध है। बांध के 3 मुख्य काम होते हैं: बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली बनाना। और भाखड़ा बांध का जो जलाशय है उसे गोविंद सागर कहते हैं ना? अब पानी का ये सारा खेल तो मौसम पर निर्भर है। भारत में मानसूनी खेल कैसा होता है? भारत में 75 से 80% बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जो 1 जून को केरल से शुरू होता है। लेकिन सर्दियों में भी बारिश होती है। अच्छा, उत्तर भारत में जो सर्दियों की बारिश होती है, जिसे पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। एग्जैक्टली। ये रबी की फसल खासकर गेहूं के लिए वरदान है। और दक्षिण भारत में लौटते मानसून से कोरोमंडल तट पर बारिश होती है। प्री मानसून के भी तो अलग अलग नाम हैं, जैसे केरल कर्नाटक में आम्रवर्षा, बंगाल में कालबैसाखी और असम में बारदोली छिड़ा। बिल्कुल। और इस मौसम का असर मिट्टी पर पड़ता है। भारत में सबसे ज्यादा मतलब 43% जलोढ़ या अल्यूवियल मिट्टी है। इसमें नया खादर और पुराना बांगर होता है। और काली मिट्टी भी तो होती है जिसे रेगुर या कपासी मिट्टी कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये स्वतः जुताई वाली मिट्टी है, मतलब सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं और हवा अंदर चली जाती है। सही कहा। जहां भारी बारिश होती है वहां लेटेराइट मिट्टी मिलती है, जो लीचिंग के कारण ईंट जैसी कठोर हो जाती है। और लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड होता है, जो पानी मिलने पर पीली दिखने लगती है। जैसी मिट्टी वैसी वनस्पति। सदाबहार वन वहां उगते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। पेड़ रोशनी के लिए बहुत ऊंचे हो जाते हैं, जैसे महोगनी। और पर्णपाती या मानसूनी वनों में पेड़ों की होशियारी देखिए। गर्मी से पहले वाष्पोत्सर्जन रोकने के लिए ये पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं, जैसे साल और सागौन। पौधों की होशियारी की बात करें तो मैंग्रोव वन सबसे कमाल हैं। कीचड़ में ऑक्सीजन नहीं होती तो सुंदरबन के इन पेड़ों की जड़ें हवा में बाहर आ जाती हैं, बिल्कुल किसी गोताखोर के स्नॉर्कल पाइप की तरह। इन्हें न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही। कृषि की बात करें तो खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं, जैसे धान। और रबी के लिए आपकी क्या ट्रिक है? रबी की ट्रिक बहुत मजेदार है। रबी ने सर्दी में आलू मटर चने की सब्जी सरसों के तेल में बनाई और गेहूं की रोटी खाई।
सब याद हो गया एक लाइन में। और जायद में तरबूज खीरा आते हैं। बहुत बढ़िया। हरित क्रांति 1966-67 में आई, एमएस स्वामीनाथन इसके जनक थे। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्रैप है एग्जाम का। वो क्या? इससे सिर्फ गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी, दालों में भारी गिरावट आ गई थी। ओह, ये तो ध्यान रखने वाली बात है। अब जमीन के ऊपर की फसलें तो वो गई। हाँ। जमीन के नीचे छिपे खनिजों की बात करते हैं। भंडारण और उत्पादन में हमेशा कंफ्यूजन होता है। इसे बैंक बैलेंस और एटीएम विड्रॉल से समझो। कोयले का सबसे बड़ा भंडारण मतलब बैंक बैलेंस झारखंड के पास है, लेकिन उत्पादन मतलब एटीएम से पैसा निकालना वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा कर रहे हैं। अच्छा। और लोहे में उड़ीसा नंबर 1 है। कर्नाटक की कुद्रेमुख खदान घोड़े के मुंह जैसी दिखती है ना? हाँ, और खनिजों की ट्रिक्स भी हैं। जादूगोड़ा में यूरेनियम का जादू, केजीएफ में रॉकी भाई का सोना, खेतड़ी और बालाघाट में तांबा, और नेल्लोर में अभ्रक यानी माइका। अभ्रक के इस्तेमाल को पुरानी लोहे की प्रेस से समझ सकते हैं। मतलब ये गर्मी तो सह लेता है, लेकिन करंट नहीं लगने देता, क्योंकि ये बिजली का कुचालक है। बिल्कुल। भारत के लौह इस्पात उद्योगों को याद रखने की भी ट्रिक है। रूभी, रूबो, राज और दुबेजी। रूस भिलाई, रूस बोकारो, जर्मनी राउरकेला, ब्रिटेन दुर्गापुर। लेकिन यहाँ भी बीपीएससी का ट्रैप है। एग्जाम में बोकारो को दूसरी पंचवर्षीय योजना में बता देते हैं, जबकि बोकारो तीसरी योजना में बना था, है ना? एग्जैक्टली। अब भारत के एक्सरे के आखिरी हिस्से जनगणना 2011 पर आते हैं। आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसको याद रखने के लिए एक लाइन काफी है। बिहार में भीड़, केरल में पढ़ाई और अरुणाचल में अकेलापन। घनत्व में बिहार 1106 के साथ टॉप पर है, अरुणाचल सिर्फ 17 पर। और साक्षरता में केरल 94%, बिहार 61.8%। लिंगानुपात में केरल 1084 और हरियाणा 879। बिहार का ओवरऑल लिंगानुपात 918 और शिशु लिंगानुपात 935 है। वहां की 25.4% उच्च जनसंख्या वृद्धि ने साक्षरता को बहुत प्रभावित किया। भारत का एक्सरे पूरा हुआ। अब कैमरे को जूम आउट करते हैं और पूरी दुनिया के नक्शे को देखते हैं। विश्व भूगोल में अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर फिक्स होती है, लेकिन देशांतर रेखाएं विषुवत पर चौड़ी होती हैं और ध्रुवों पर 15 डिग्री मतलब 1 घंटा होता है। लेकिन जो 180 डिग्री देशांतर है, यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, वो नक्शे पर सीधी क्यों नहीं है? वो तो शराबी की चाल की तरह टेढ़ी मेढ़ी है। ऐसा इसलिए ताकि एक ही आइलैंड या देश के 2 टुकड़े ना हों। अगर सीधी होती तो एक ही देश के आधे हिस्से में सोमवार और आधे में मंगलवार होता। बाप रे, भारी कंफ्यूजन हो जाता। सौरमंडल की बात करें तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच हैं। शुक्र सबसे गर्म है और उल्टा घूमता है, और शनि पानी से भी कम डेंसिटी वाला है, मतलब पानी में तैर सकता है। और मंगल ग्रह का निक्स ओलंपिया पर्वत माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है, क्योंकि वहां टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं खिसकती और ग्रेविटी कम है। और दुनिया की प्रमुख जल संधियां या चोक पॉइंट्स, जिब्राल्टर भूमध्य सागर की कुंजी है, मलक्का सबसे लंबी है, हॉर्मोज से ऑयल ट्रेड होता है, और बाबल अलमंडेब को आंसुओं का द्वार कहते हैं, जो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। घरासाई मैदानों को भी ट्रिक से याद करते हैं। गर्म मैदानों के लिए सब आना अफ्रीका में मतलब सवाना, ब्राजील में कैंपोज और वेनेजुएला में लानोस। और ठंडे मैदान प्रेरीज रोटी की टोकरी है। स्टेपीज समुद्र से इतने दूर हैं कि वहां एक भी पेड़ नहीं होता। अर्जेंटीना में पंपास, द अफ्रीका में वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, क्योंकि वो मैप में डाउन अंडर है। आखिर में स्थानीय हवाएं। इटली में सिरोको नाम की हवा से रक्त वर्षा होती है, क्योंकि वो सहारा से लाल रेत लाती है। और चिनूक को स्नो ईटर कहते हैं, जो बर्फ पिघला देती है। और हर्मटान डॉक्टर हवा है, जो अफ्रीका में चिपचिपी गर्मी से राहत दिलाती है। दुनिया सच में इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल। भूगोल सिर्फ नक्शे और रटने वाली लाइनें नहीं है, ये तय करता है कि किस देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, कहाँ से तेल गुजरेगा और कहाँ कौन सी फसल उगेगी। सोचकर देखिए, अगर हिमालय नहीं होता तो क्या भारत का मॉनसून और भारत का इतिहास ऐसा ही होता? इस सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपके करियर में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सपनों की तैयारी को आज से ही नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। विद्या सेतु, आपकी सफलता का सबसे मजबूत सेतु। जय हिंद।